बेस्ट फैमिली पर अपनी चर्चा चल रही है और बेस्ट फैमिली में बच्चों के ऊपर अपन ने बात बहुत 2-3 दिनों से कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जितना विद्यालय की पढ़ाई के लिए आप जागरूक हैं, क्या उतने जागरूक उन संस्कार देने की पाठशाला के लिए जागरूक हैं या नहीं है। मैंने बात करी थी कि बच्चों के सामने कम से कम गंभीरता रखना, बच्चों को जरूरत से अधिक भी मत देना और आवश्यकता से कम भी मत देना खर्चे के लिए। और बोला था कि स्वयं तो महंगी और ब्रांडेड वस्तु पहनो और बच्चों से कहो बेटा इतनी महंगी पहनते नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और बोली थी कि बच्चों को सब करना, लेकिन ध्यान रखना त्याग करने में कभी अंतराय मत डालना, त्याग करने में कभी रोकना नहीं, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, रात्रि भोजन हो, किसी भी चीज़ में। वो अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन देना है। बच्चों को मोबाइल तो दिला दिया, पर देख लेना आगे पीछे उस मोबाइल में वो कहाँ तक झाँक कर देख रहा है। और फ्रेंक बनो, फ्रेंक बनने के लिए बना नहीं, लेकिन इतने फ्रेंक नहीं बनो कि भाई और बहन अगर बैठे हैं तो वो किस प्रकार की मित्रता और किस प्रकार की बातचीत हो रही है, उस पर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और ये और बोला था हमने आपको कि अगर बच्चे जा रहे हैं तो रात में आ रहे हैं तो कितनी बजे आ रहे हैं, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, इसको नज़रअंदाज आप नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी बोला था कि ध्यान रखना बात बात पर शंका भी मत करना। अगर शंका आपने करना प्रारंभ कर दी अपने बच्चों पर तो हमें शंका करना, लेकिन उसे लगे नहीं कि हम शंका कर रहे हैं, तब तो कहीं जाकर प्रेम और वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो अपने आप दरारें और बढ़ती चली जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी मैंने कल अंत में, सब करना पर अपने बच्चों को किसी के सामने मत डांटना। बस इतना कर लेना, सब अच्छा हो जाएगा। किसी के सामने डांट दिया आपने, किसी के उसने, क्योंकि ये मान के चलना कि छोटे से बच्चे के अंदर भी ईगो रहता है, तो फिर तो बड़े हो गए वो लोग, और बड़ों को आप 4 लोगों के सामने डांट रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दरार का कारण हो जाएगा, बहुत बड़ा टूटन का फूटन का कार्य हो जाएगा। इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर करना है उसको, सुधारना है उसको और संभालना है उसको, समझाना है उसको, अकेले में ही समझाने का प्रयास करना, अकेले में ही बताने का प्रयास करना, तब कहीं जाकर बात संभल पाएगी, अन्यथा बात टूटती चली जाएगी। कल मैंने आपसे बात बोली थी, अगली 4-5 बातें और रह गई है, ये और बोलकर इस प्रवचन श्रृंखला को समाप्त करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, इस चीज़ को लेकर आते हैं, तो कभी भी अपने व्यापार से संबंधित घाटे की बात, नुकसान की बात, वाद विवाद की बात अपने बच्चों के सामने नहीं किया करो, क्योंकि आपने तो अपनी बात रख दी घाटे की, नुकसान की, व्यापारिक की, ये आपका खुद का स्वयं का, अभी स्वयं की जिम्मेदारी है, उस बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उसकी उम्र खेलने की है। कम से कम हमारे व्यापार में कुछ भी हो जाए, इतना कमिटमेंट हो जाना चाहिए आपका कि हम अपने बच्चों के सामने इन सब चीज़ों की बातचीत नहीं करेंगे, इन सब से अपने बच्चों को दूर रखेंगे। आप मानना वो छोटी सी जान है, उस पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेता है उस चीज़ से कि हमारे यहाँ इतना नुकसान लग गया है, हमारे पिताजी का इनसे वाद विवाद चल रहा है, हमारे पिताजी का इनसे झगड़ा चल रहा है। इस चीज़ का विशेष 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 ध्यान रखना चाहिए, उसकी मानसिकता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो हम इतना करें, नुकसान हमें हुआ है और उसकी पूर्ति भी हमें करना है, हमें घाटा लगा है, कम से कम अब उसके जीवन में इस घाटे की और नुकसान की बात उसके जीवन में नहीं आनी चाहिए। छोटे छोटे से बच्चों को ये पता होता है कि हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे नहीं, कम से कम इतनी प्राइवेसी तो होनी चाहिए कि हम लोग कौन सी बात किन के सामने करनी है। अपने बच्चों के सामने ऐसी प्राइवेसी, ये प्राइवेसी वाली बात है, वो ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना हैगा। इससे उनके स्वयं के जो भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ता चला जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि जितना आप बच्चों को, जो मैंने प्रशंसा करोगे, उतना ही अच्छा आप मान के चलना होता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा उसे अच्छा बोलते चले जाओ, अच्छा बोलोगे तो निश्चित वो अच्छा बनता चला जाएगा। और मैंने ये बोला था पहले भी, यहाँ ये बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, तुलना, जो एक तुलना वाली शब्द बोला था मैंने
कि दो बच्चों में कभी तुलना हमें नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक क्लिप, बहुत सुंदर एक शब्द तैयार किया है, क्लिप। क्लिप का अर्थ क्या है? क्लिप मतलब क्या कहलाता है, कोई बताएगा? उसको इंग्लिश में तैयार किया था हमने पहले, बहुत पहले तैयार किया था। क्लिप से मैंने बनाया था सी से कंपैरिजन, यानी तुलना। तुलना से मतलब एक क्या कहना चाह रहा हूं कि घर है, कॉलेज है, समाज है, सब जगह तुलना। कब तक तुलना? आप समझना उसकी ओरिजिनलिटी समाप्त कर रहे हैं तुलना करके। इस बच्चे की आपने उसकी ओरिजिनलिटी समाप्त कर दी है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, अगर उसने सुदर्शन भैया आपकी तुलना कर ली तो, उसने आपकी तुलना कर ली तो कि आप मेरे पिताजी हो, लेकिन दूसरे पिताजी को देखो वो कैसे हैं, वो इस प्रकार से कि आप उस प्रकार से हो, तो आप इसलिए कंपैरिजन मत करो। आप कंपैरिजन करोगे तो वो भी आपका कंपैरिजन करेगा, वो भी आपकी तुलना करेगा कि आप अन्य पिताओं की तरह, अन्य माताओं की तरह, अन्य और भी अन्य पति की तरह, अन्य पत्नी की तरह आप वैसे हो कि नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझो उसकी ओरिजिनलिटी पर आपने करो। आपके बच्चे भी अवसाद में चले जाते हैं इस कंपैरिजन के माध्यम से। सब होना चाहिए लेकिन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ना लेबलिंग होना चाहिए। क्लेब का एल बोल रहा है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? लेबलिंग का मतलब ये होता है आप लेबल लगा देते हो, ये बहुत अच्छा है ना, और ये जो है बस मेरे को इसी की चिंता है, और कोई की चिंता नहीं है। इसको कुछ नहीं, ये कुछ कर भी नहीं सकता है और कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये इसका क्या होगा? बहुत गधा है, कहीं कोई काम का नहीं है, ना मेहनत कर पाता है ना कुछ करता है। ये लेबलिंग, आप एक लेबल लगा दिया आपने कि ये ऐसा है। बार 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 उसको बोलकर आपने उठा नहीं, लेकिन उसको वैसा बना दिया। लेबलिंग एक ऐसा होता है। अच्छी याद आई, इस पर बहुत सुंदर बात मैं बोलता हूँ, पहले एक बीच में टोक रहा हूँ इसमें, और एक और बात बता देता हूँ। कुदरत को बताना है कैच वर्ड क्या होता है। कैच वर्ड समझते क्या होता है? नहीं समझते? कैच वर्ड, केच वर्ड का तात्पर्य ये हैगा, केच का क लो और चा का क, केच का क्या लेना है? क लेना है, और चा का चाहिए लेना है। केच वर्ड, क लिया और चा लिया, तो क्या हुआ? क्या चाहिए ये बोलो, क्या नहीं चाहिए ये मत बोलो। केच वर्ड मतलब जो फिर आप बोलोगे वही केच हो जाएगा आपके जीवन में, ये निश्चित मान के चलना आप। तो क्या चाहिए ये नहीं, क्या नहीं चाहिए नहीं, क्या चाहिए एक बात बोलो। बहुत अच्छा सुना रहा हूँ इस चीज़ को, एक सुना था हमने वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे जिनको डर ये था, इतनी बेमुशा, बहुत दौलत, बहुत संपदा, इतना पैसा, इतना धन, बार बार उनको मालूम है क्या लगता था? कहीं मेरा धन चोरी नहीं हो जाए, कहीं मेरा धन चोरी नहीं हो जाए, कहीं कोई लूट नहीं ले जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए। ये स्थिति उनके साथ हो जाती थी। अब सुनना, एक केच वर्ड बता रहा हूँ आपको मैं, क्या बोल रहा है केच वर्ड। अब एक चोर ने बोला, मैं छोटी छोटी चोरी कब तक करूँगा, कोई बहुत बड़ी सेठ क्या चोरी करनी, और इसी चोरी करनी की माला माल हो जाऊँ। देखना कैसा चल रहा है ये सब विचारों का लेन देन। और फिर उसके बाद बोले, सेठ का जो बेटा था वो बड़ा ही शौकीन था, पैसा था पुण्य के योग से। तो सेठ के बेटे ने बोला, सोचा ये जितना मेरा सामान है, ये जो सामान है मेरा, वास्तविकता में ये मेरे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं और हो भी नहीं सकता है। मैंने बहुमूल्य संपदा खरीदी हैगी, इस पर तो निश्चित मेरा अधिकार है, और ये चीज़ अपने आप में बहुत कीमती है। पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको ऐसी कीमती कीमती चीज़ें होती हैगी। वो इस प्रकार से चिंतन उसका चल रहा है अपने बेटे का, ठीक है ना। और अब जो ये तो वो चल ही रहा था, हो ही रहा था। इसी बीच में उनकी जो पत्नी है, कौन की? सेठ जी की, उनकी भावना थी कि मेरे जो पति हैं उनको तीर्थ क्षेत्र लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? तीर्थ क्षेत्र के दर्शन। मैं अकेली तो चली जाती हूँ, लेकिन मेरा पति भी जाए तब मैं मानूँ मैंने बहुत किया। दिन रात मुझे पति को ले जाना है, मुझे पति को ले जाना है, मुझे पति को ले जाना है, ये बात दिन रात उसकी चलती थी। अब ये सबके विचार चल रहे हैं, अलग अलग विचार चल रहे हैं। एक पुलिस वाला बोल रहा है, आज तक मैंने कभी कोई बड़ा चोर नहीं पकड़ा, क्या मैं कभी अपने जीवन में बड़ा चोर पकड़ पाऊँ? मुझे निश्चित बड़ा चोर पकड़ना है, बड़ा चोर पकड़ना है। ये विचारों की श्रृंखला एक दूसरे में सबके साथ चल रही है। कैच वर्ड बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, कैसा कैच वर्ड होता है। योग संयोग की बात है,
कि सेठ जी के यहाँ चोर पहुंचा, और चोर पहुंचते ही बेटे का सामान तो क्या था, बहुत सारा कीमती रखा था, लेकिन बेटे के कमरे में ना घुसकर सीधे सेठ जी के कमरे में पहुंचा और सेठ जी की जो तिजोरी थी उस पर हाथ मारा, क्योंकि बेटा कह रहा था ये तो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता है। बेटा तो यही केस वर्ड कर रहा है ना कि उसके पास था, तो अब वो कीमती चीज, बहुमूल्य चीज बेटे की हाथ भी नहीं लगाई। पिताजी बार बार ये चला नहीं जाए, चोरी नहीं चला जाए, कोई ले नहीं जाए, कोई नहीं ले जाए, चोर आया और उसको क्या कर गया, ले गया। अब इधर क्या हो रहा है, चोर आ तो गया, सामान चोरी भी चला गया। अब चोरी चला गया है तो ये सेठ जी जो केच वर्ड कर रहे थे वो हो गया, तो चोर को बड़ी चोरी करनी थी वो वर्ड हो गया, बहुत अच्छी बात है। उधर जो है पुलिस वाला सोच रहा था किसी भी तरह बड़ा चोर पकड़ना है। अब योग संयोग की बात है कि फिर जो है उन्होंने बड़ा चोर जो है वो पकड़ लिया। किसको, उसको पकड़ लिया। पकड़ तो लिया लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा था, पकड़ने का प्रयास कर रहा था। अब इधर पत्नी बोलती है पैसा चोरी का ना, तुम इसीलिए गया कि तुम तीर्थ क्षेत्र के दर्शन नहीं करने से, मेरे साथ चलो नारियल चढ़ाने, वहां तुम अपनी भावना रख दो, हो सकता है पैसा मिल जाए। किसने कहा, सेठानी ने बोला। अब सेठ तो था कंजूस, महाकंजूस, उसने कहा एक नारियल चढ़ाने से इतना आ जाए, चलने को तैयार हूँ, एक ही दिन खराब होगा। अब पत्नी ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि मेरे साथ तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, लेकिन हमें साथ ही जाना है, इनको लेके जाऊंगी, इनको लेके जाऊंगी, इनको लेके जाऊंगी। योग संयोग है कि इनको लेके गई, और लेके गई, और ये भावना थी कि ये यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर जो नारियल चढ़ता है और भावना पूरी होती है, हो भी जाती है। और बस उधर इंस्पेक्टर साहब की भावना भी पूरी होगी, बड़ा चोर पकड़ लिया। इधर जो है वो पैसे भी जो है वो मिल गए। सबकी भावनाएं एक साथ पूरी। केश वर्ड है, केश वर्ड का तात्पर्य होता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा ही मिलेगा। सबकी भावना जो विचार करते हो, अब क्या चाहिए बोलो, क्या नहीं चाहिए वो मत बोलो, जो चाहिए आप वो बोलो, वो केश वर्ड। हम क्या नहीं चाहिए वो बोल देते तो बड़ा होता है। आप सोचते हो लड़का है तो अच्छी लड़की, अब लड़की है मतलब आपको लड़का चाहिए किसी लड़की के लिए, या किसी लड़की के लिए लड़का चाहिए। अब क्या है, आपको मालिक चाहिए, जो चाहिए तो वो वैसा विचार करो। आप सोचते हो मेरा मालिक कहीं खराब नहीं मिल जाए, कहीं वो ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, तो वैसे ही होता है। अब आप मानना वास्तविकता में कि एक लड़का बहुत बढ़िया था और एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा था, नौकरी भी लगे हुए, सोचता कहीं ऐसी बेवकूफ़ पत्नी मेरे गले नहीं बन जाए, बहुत सोच मेरे बेवकूफ़ पत्नी गले नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो इस प्रकार की हो। और हुआ यही, वो बार बार ऐसी नहीं मिल जाए, ऐसी नहीं मिल जाए, वैसी उसको मिली, जिंदगी भर परेशान रहा वो बार बार। तो केश वर्ड, वो केश वही कर रहा था ना, बार बार बोल तो वही रहा था, तो कहाँ से उसको सुंदर लड़की मिलेगी या कहाँ से समझदार लड़की मिलेगी, नहीं मिल सकती। तो आप केच क्यों कर रहे हो इसी बात को? अगर आप केच कर रहे हो तो निश्चित रूप से वही बात अपने आप केच होती चली जाएगी। हम बोले नहीं, हम बोलकर जो है अपने आप को, इसीलिए मैंने क्या बोलता है, क्लेप का क्या बोल रहा है, क्लेप का क्या बताया मैंने आपको, एल नहीं एल, एल क्या बोला, एल से मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला कोई बताओ तो, हैं? लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या हो गया, हम लेबल नहीं लगाए, हम बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, कुछ भी हो जाए, अब ये जो है आप इसके जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पाए। ये लेबलिंग जो लगा रहे हो आप, एक क्लेप की लेबलिंग लगाना बंद कर दो, नहीं तो जो आपने लेबल लगाया है समझना वही उसकी लेबलिंग हो जाएगी, वैसा ही वो बन जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ए का है, ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस, मतलब क्या, मतलब आकांक्षा, लक्ष्य सामने वाले का। अब वो उसका अपने हिसाब से लक्ष्य है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, अब आप अपने हिसाब से अगर चलाना चाह रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से चलाओगे तो वो जो एक्सपीरियंस है, जैसा उसको बनना है उसको वैसा बनने दो। आप अपने आप से उसको परेशान मत करो, तुम्हें ये लड़ना है, आप उस पर दबाव डालोगे, वो आपके हिसाब से ना चलना है और ना आपको चलाना चाहिए। और पी कह रहा है, क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है पर्सपेक्टिव, मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब क्या कहलाता है कि सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, आप समझो। उसका दृष्टिकोण अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है, उसकी उम्र अलग है, आपकी उम्र अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी आपकी समझ अलग है। आपको समझना चाहिए, आपको वस्तु स्थिति को लेकर अगर आप उससे चर्चा करोगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप समझो जिनके साथ आप रह रहे हो, जो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं वो अलग हैं, आप अलग हो,
उनकी तुलना अपने आप से बिल्कुल नहीं करो। इसलिए कंपैरिजन नहीं बच्चों के अंदर, लेबलिंग नहीं बच्चों के अंदर कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और साथ साथ में आकांक्षाओं को नहीं रखोगे, और साथ साथ में दृष्टिकोण को भी अगर आप समीचीन रखोगे तो निश्चित मान के चलना सब अपने आप हो जाता है। अपने आप होना करना आपके स्वयं के बस की बात है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं को करना है। तो ये बात निश्चित ध्यान रखना, हमारे पास कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन है तो गए काम से हम। और दूसरी बात, बच्चों को एक बहुत बड़ी बात देखी हमने भी घर में देखा, बच्चों को के सामने बार बार ये नहीं बताओ कि हम छोटे थे तो हम ये कर लेते थे, हम वो कर लेते, तुमको तो कुछ आता ही नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, ये बोलकर वो और हतोत्साहित हो जाते हैं। आपके शब्द होते हैं ये कि हमें इतना आता था, हमने ये किया, हमने वो किया, तुम्हारी उम्र में तो हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। वो एक मोटिवेशन के लिए अलग है एक, लेकिन आप मोटिवेशन से के लिए नहीं बोलते हो। आपकी टोन मोटिवेशन की नहीं होती है, आपकी टोन सामने वाले के तिरस्कार करने की होती है। तिरस्कार वाली टोन होगी तो वो 3 काल में आपकी बात नहीं मानने वाला। ध्यान रखना, कितना ही कुछ कर लेना, वो आपको जो आपकी बात को 3 काल में भी स्वीकार नहीं करेगा। आप बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप बड़े तो हैं, लेकिन आप बार बार प्रेशर दे दोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना नहीं होगा। हमने आपसे परसों एक बात बोली थी बहुत अच्छी, उसको खोला नहीं था। क्या बोला था हमने? माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए। क्या बोला था? माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए, और बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। और बच्चों को माँ बाप के लिए क्या बनना चाहिए? विश्वास स्थल बनना चाहिए। मैं कहता हूँ, हो सकता है बच्चा स्कूल में किसी बात को लेकर परेशान होकर घर लौटा हो, या जवान पुत्र किसी चिंता में व्यथित हो, या हो सकता है मित्रों के साथ झगड़ा हो गया हो, या हो सकता है धंधे में कोई जोरदार मार खाई हो, निराशा में का शिकार बना हुआ हो, परंतु उसे विश्वास हो, श्रद्धा हो कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा तो मेरी पूरी निराशा आशा में बदल जाएगी, मेरा जो मन है वो शांत हो जाएगा, मेरी उद्विग्नता है वो समाप्त हो जाएगी, मेरी व्यथा है वो दूर हो जाएगी, मेरे पिता घरदार बरगद की छांव की तरह है, शीतल छत्र छाया में जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरी सारी व्यथा संताप परेशानी मिट जाएगी, मेरी वेदना व्यथा को शांत करने वाले मेरे पिता है। बस इसी का नाम तो विश्राम स्थल है। अपने पिता, आप अगर पिता हैं तो आपके जीवन का निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने को अपने आप अपने बच्चों को के लिए आप विश्राम स्थल बने। आपके पास आने पर उसे प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। मैं कुछ बिंदु बोल रहा हूँ जो बहुत सुंदर बिंदु हैं, आप विचार करना, ये बिंदु आपके बच्चे अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये उनके पास है कि नहीं। आपके पास आने पर आपका बच्चा स्वस्थ महसूस करता है कि नहीं, आपका बच्चा आनंद का अनुभव करता है कि नहीं, आपका बच्चा आशा के साथ आपके पास आ रहा है कि नहीं, आपका बच्चा उत्साह के साथ आपके पास आ रहा है कि नहीं, उसके पास आपके पास आने में निर्भयता है कि नहीं, इन सब चीजों की प्राप्ति हो रही कि नहीं। स्वस्थता का अनुभव, आनंद की अनुभूति, आशा की किरण, उत्साह का अंदर से फूट जाना और अंदर से निर्भयता का आ जाना, ये आपके पास आने के बाद उसके जीवन में है या नहीं, ये अपने आप को आप देखो। अगर ये देख ले कि हाँ मेरे पास आने के बाद वो स्वस्थ भी महसूस करता है, मैं एक हाथ रख देता हूँ। सच कहने आचार्य भगवान कुछ करते नहीं थे, सिर्फ देख भी लेते थे तो स्वस्थ हो जाते थे, देख भी लेते थे तो स्वस्थ हो जाते थे। वो ऐसे पिता थे हमारे। तो हम वही बोल रहे हैं कि आप ऐसी स्वस्थता का अनुभव होगा। कुछ नहीं, पापा जो बता देंगे हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो होना चाहिए। सच में उसे आपको देखने के बाद जब वो विद्यालय से आए तो गले से लिपट जाए, इतना उसको आनंद आना चाहिए कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं मेरे माता पिता से मिल रहा हूँ तो मुझे सब कुछ दे दिया इन्हें। वो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए उससे, तब समझना है बहुत बड़ा काम कर लिया। हर एक चीज़ के लिए कहीं फंस जाए तो आप एक आशा की किरण रहना चाहिए कि मेरे पिताजी हैं जो मेरे लिए आशा की किरण है, वो सब कुछ कर लेंगे। जब वो रहे तो उसे लगे कि मेरे पिता उत्साह बढ़ाने वाले हैं, वो मेरा हर क्षेत्र में उत्साह बढ़ाएंगे। हर क्षेत्र में आप उत्साह बढ़ाओ, चाहे वो खेलने के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में, वो उत्साह बढ़ाना चाहिए। और वो निर्भयता आपको देना चाहिए कि बेटा कुछ नहीं, मैं तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। ये वाली निर्भयता उसके अंदर आ जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा है कहाँ?
जिसका जवाब ना में मिलता, समझ लेना आपने, अगर मैं आपसे पूछूं ये 5 स्वच्छता, आनंद, आशा, उत्साह और निर्भयता अगर आपके बच्चों के अंदर है और आपके तो ना है तो कोई मतलब नहीं। समझ लेना आपने व्यापारिक संस्थाएं तो बहुत चलाई, आप हो सकता है कोई सोसाइटी के सेक्रेटरी हो सकते हो, और भी कोई बहुत सारे सफल सिद्ध कार्य कर लिए, बहुत सारी मित्रताएं भी आपने टिकाई, पर अपने बेटे के सफल बाप बनने में अभी आप कामयाब नहीं हुए हो, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि आप जानो घर की भव्यता का आधार आकर्षक फर्नीचर नहीं, परंतु भरपूर वात्सल्य है। बेटे जिस घर में जन्मे, बड़े हुए, जिस गोद में पले, जिस कंधे पर हाथ रखकर बड़े हुए, उसी घर में अगर माँ की गोद और पिता का कंधा जब बेटों के लिए विश्राम स्थल बनने लग जाए, के स्थान पर क्या बन जाए? भय स्थल बन जाए। विश्राम स्थल की जगह क्या बन जाए? भय स्थल बन जाए। तो मतलब वो घर घर ना रहकर जंगल बन जाता है। पिता पिता नहीं, और पिता अगर पुलिस वाला लगे, पिता पिता नहीं, अगर पिता पुलिस वाला लगे तो समझ लेना वो घर घर नहीं है। माता माता नहीं, माता डायन लगे तो समझ लेना वो घर घर नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को आप इतना तो करो, पुलिस वाले जैसे अपने आप को मत बनाओ। अपनी छवि पुलिस वाले जैसी नहीं बननी चाहिए अपने बच्चों के सामने, और माओं की छवि डायन जैसी नहीं बननी चाहिए। तब तो कहीं जाकर आप समझना एक सफल माता पिता के रूप में हो, नहीं तभी अपनी सफलता आपके जीवन में नहीं आई है। बच्चे बड़े हो जाएं तो बार बार प्रेशर नहीं दो, नहीं तो घर छोड़कर चला जाएगा। 2 घटनाएं मेरे सामने की है। एक विदिशा की घटना है, एक परिवार बहुत जुड़ा था हमसे, और इतना प्रेशर, बात बात पर टोकना, बात बात पर करना, बात जब कब तक सहन करेगा वो। अब एक लिमिटेशन होती है उसकी सहन करने की, और उसे सहन तो किया, लेकिन जब नहीं सहन हुआ चला गया, दिल्ली भाग गया। रोते रोते मेरे पास आया, आपसे जुड़ा था, आप संभालो, आप बुलाओ, आप करो, किसी तरह से वो वापस आ जाना चाहिए। नामी परिवार, बड़ा परिवार, खानदानी परिवार, पता किया कहाँ है, समझा तो मैसेज हुआ कि वहाँ है, फिर बड़ी मुश्किल से बुलाकर वापस बुलाया। वो एक ही बात बोलता, बोले मैं कब तक सहन करूँ, एक लिमिटेशन होती है सहन करने की, वो तो पुराने ख्यालात के हैं। बोले बहुत समीचीन चीज़ें तो मैं समझने का प्रयास करूं, खुद के निर्णय होते हैं, मानना है नहीं, व्यापार देना है नहीं, अपनी अपनी चलाना है, घाटा लग जाता है और फिर टेंशन करना है। इसलिए मैंने सोचा अपन तो अपनी नौकरी करो, अपना खुद का कुछ करके बताओ। मैंने तुम्हारे सैकड़ों लोग काम करते हैं और तुम नौकरी करोगे, कितने की नौकरी करोगे? बहुत मुश्किल से समझाया, बड़ी मुश्किल से बच्चा वापस आया। ये समझना आप बात को, सिर्फ आपका, मैं कह रहा हूँ ना, वही सब बातें, पर वो बहुत अच्छे से आप करोगे तो सब कुछ अच्छे से होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, आप करते हो, विषय जब चुनने की भी बारी आती है तो आप प्रेशर देते हो कि आपको ये सब्जेक्ट लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दो। बच्चों को आप अपने हिसाब से चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को ये नहीं कहो कि मैं बार बार, एक और बात बोलते हैं बच्चों से, ये मैंने देखा है, हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने कितना खर्चा किया, तो हम जानते हैं कि हमने किस प्रकार से तो पेट काट काट कर तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम्हारे लिए वैसा किया। नहीं, अरे भैया, जब जन्म तुमने दिया है तो कर्तव्य तुम्हारा, ये तुम्हें करना ही था और करना ही है, और तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ये बताओ ना। फिर सही बार बार ये क्यों बोलते हो, ये शब्द क्यों बोलते हो कि हमने सब पेट काट काट के कैसा बड़ा किया? हम तो जानते हैं कि हमने किस प्रकार से तकलीफों और कष्टों को झेल कर इस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ाया। ये जो बातें आप अगर कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ये बात आपके प्रति आप स्वयं अपने बच्चों के सामने अपनी खुद की क्या कर रहे हैं? धुला रहे हैं। माताओं का व्यापार क्या है? भोजन बनाना। उसमें कंपटीशन होना चाहिए, नई नई वस्तु आना चाहिए, नया नया होना चाहिए, सब कुछ। आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे वो उनका पुरुष वर्ग का व्यापार है, वो कौन सा व्यापार है उनका व्यापार है अपनी दुकान चलाना। तो माताओं का व्यापार है अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाना। नई नई चीज़ें आप सीखो, नया नया बनाओ, उससे अच्छा करके बताओ, तो निश्चित आप ये मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है आपके अंदर, आपने उसको व्यापार माना ही नहीं है, उसको आपने ये माना बस करना है। जहाँ करना है यहाँ बात, ये लोग करना है ऐसा कर लेंगे, दुकान बिल्कुल नहीं चलने वाली इनकी दुकान पे ताले लग जाएंगे अगर करना है, अगर इनके शब्द आ गए तो। ये मान के चलना, इनको अंदर से करना पड़ता है, बहुत अच्छे से सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, पूरा वेल मेंटेन करना पड़ता है, तब कहीं इनकी दुकान चलती है। नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे इनकी दुकान पर, कोई नहीं आने वाला है। तो आपकी दुकान माताओं क्या है? वो भोजन बनाना तो आपकी दुकान है।
क्यों बच्चे भाग रहे हैं फास्ट फूड की तरफ, क्यों जा रहे हैं होटलों की तरफ, क्यों ढाबे की ओर जा रहे हैं? उसमें कमी सिर्फ माताओं और बहनों की है, और किसी कमी नहीं। आप इतना अच्छा से कराते ही नहीं हो कि वो आप बिल्कुल उंगली चाटते रह जाए कि अब जाना है तो माँ के पास ही जाना है, मेरी माँ जो भोजन कराएगी, मेरी पत्नी जो भोजन कराएगी, वो कोई नहीं करा सकता है। ऐसा आपको भी अपने आप को अपडेट करते चलना चाहिए, ऐसे अपने आप को भी आपको अच्छा बनाते चलना चाहिए, तब कहीं जाकर आपके बच्चे आपकी मानेंगे। ये निश्चित रूप से मान के चलना। आज अपन इसको कल एक नई श्रृंखला तो यही चल रही रहेगी। कल अपन बात करेंगे सोशल वर्क पर, बात आपसे करेंगे समाज के विषय में, समाज में कैसा प्रेम वात्सल्य, समाज में हमारे क्या कर्तव्य, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, समाज हमारे लिए क्या करे, इन सब बातों पर नया अपन बिंदु कल करेंगे। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला तो बच्चों की भी हो गई और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताई। जो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको अपने जीवन में उतारना और सबको उसको सिखाने का प्रयास करना। अंतिम पूज्य गुरुदेव का 2 मिनट में संस्मरण करके अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव भोपाल में विराजमान थे, चतुर्मास चल रहा था, मंगलमय चतुर्मास था, और 2 लोग आचार्य भगवान के कमरे में अंदर आए और आते ही जो है इतना सारा झोला था पैसों का, वो पूरा का पूरा ऐसा ढोल दिया गुरुजी, जैसे आजकल आप ढोलते हो ना इधर आकर, तो ऐसा लगभग 25 लाख रुपया था वो, और ढोल दिया गुरुजी के चढ़ने में। और हमने तो नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, और पहली बार उन्होंने बोला आचार्य श्री जी, बोले ये मेरा बेटा है और मैं हूँ। योग संयोग की बात है कि दोनों को एक ही दिन कैंसर डिटेक्ट हुआ, एक साथ, बाप को भी और बेटे को भी। बोले मैंने तो मेरे जीवन में कोई पाप किया नहीं है, फिर भी क्या पता क्यों मुझे कैंसर हो गया आएगा। मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मैं तो आप लोगों को आहार भी देता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे कर्म का उदय। हाँ, मेरा बेटा जरूर सब प्रकार से लिप्त है, हर प्रकार के व्यसन में लिप्त है। बोले योग संयोग की बात है, एक ही दिन दोनों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब आपसे ये भावना है और ये आशीर्वाद लेने आए कि हमारा जीवन आगे का अच्छे से हो जाए और हमारा सुमरण हो जाए। ये छोटी सी राशि अभी हम दे रहे हैं यहाँ पर हबीबगंज मंदिर के लिए, ये छोटी सी राशि आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और आगे आप आशीर्वाद दो और दान का आगे भाव बने। आचार्य श्री ने देखा, बच्चे को बुलाया, समझाया और उससे कहा एक काम करो, रात्रि जल का त्याग कर दोगे? तो पिताजी बोले रात्रि जल छोड़ो, बाकी दूसरी चीज़ तो छुड़वाओ पहले, फिर रात्रि जल की बात करना आचार्य श्री, वो जल छोड़ो। फिर आचार्य श्री ने उसको बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ रखा और उससे बोला बेटा आप कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है ना, अपने को रात्रि जल का भी त्याग करना है। पिताजी को भी रात्रि जल का त्याग दिया, उनको भी 80% लोगों को, और 100% ही मान लो आप, आचार्य श्री रात्रि जल का त्याग मतलब कराते ही कराते थे, कोई आता था तो रात्रि जल का त्याग किया और बहुत अच्छे से मुस्कुराकर आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, अब कोई व्यसन नहीं करना, हमारा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। ये चतुर्मास के बाद वो बाहर हम पहुँचे, 4 महीने बाद आया, बोले वो जो कैंसर था समाप्त हो गया। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहता है, जब गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, जब आस्था के साथ उनके पास आप जाते थे, और अभी भी अगर याद करो, जाते थे तो छोड़ दो, आज भी अगर आप आस्था से उनको याद करोगे तो निश्चित रूप से अपने आप वो सब कार्य होते चले ही जाएंगे। अपन ने आस्था से याद किया था कि विधान अच्छे से हो, अच्छे से हो, अच्छे से हो, तो अपने आप अच्छे से हो गया विधान कि यहाँ सब दिक्कत जो बड़े बाबा को जा रही है, सबकी होली अच्छे से बन जाए, पैसा आ जाए, अपने आप आ रहा है, रोज बह रहा है पैसा। इसी प्रकार सब ये गुरुदेव की कृपा है। बोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।